तो क्योंकि हम इस सीरीज़ में डिलीवरी से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने अभी तक पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में डिस्कशन किया था, और अब हम और चीज़ें जो डिलीवरी के बाद मदर को हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आजकल होते नहीं हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स 99.9% पेशेंट्स जो हैं वो सेफ़ रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं। पर कॉमनली क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पहले हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्लीडिंग को हटा दें तो जो डिलीवरी के बाद टाँके आते हैं उनमें इन्फेक्शन, उनमें दर्द और उनमें उनके टाँकों का खुल जाना कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी के बाद। सेकेंड, पेशेंट को कई बार जो ब्लीडिंग है वो शुरू के 24 घंटे की बजाय 1 महीने बाद हो गई, 1.5 महीने बाद हो गई, जो ये सजेस्ट करती है कि गर्भाशय में इन्फेक्शन हो गया। थर्ड थिंग, गर्भाशय का इन्फेक्शन जिसके अंदर पेशेंट को तेज़ बुखार, पेट में दर्द और मवाद का आना, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके अलावा पेशेंट को फीडिंग संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके अंदर ब्रेस्ट एब्सेस, इसमें ब्रेस्ट में मवाद का पड़ जाना फीडिंग कराते वक्त। और जो रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें हम बात करेंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, वो है एक तो बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का कोई कारण नहीं होता, और जो बच्चे के आसपास का जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो कभी कभी मदर की नसों में चला जाता है, वेन्स में चला जाता है, और वो जो फ्लूइड होता है वो वेन्स में जाकर और सीधा हार्ट को और लंग्स की बड़ी नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में जब इस तरह का होता है, जब पेशेंट डिलीवरी के बाद तुरंत उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो पेशेंट्स को लगता है कि डॉक्टर ने कोई दवाई या इंजेक्शन लगा दिया ऐसा जो पेशेंट को सूट नहीं किया और पेशेंट की सडनली तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, जो कि मदर की जो हार्ट है उनको और मदर की जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है, और सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके ऑक्सीजन लेवल 40-50% आ जाते हैं, और उस वक्त पेशेंट को विदिन 30 मिनट्स अगर उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट और आईसीयू केयर नहीं मिलती है, तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादातर केसेस में नहीं बच पाते। इसकी मॉर्टेलिटी रेट 40-45% है जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। वैसे तो रेयर कॉम्प्लिकेशन है 1 in 10,000, पर लेकिन इसमें 40-50% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, और 50% पेशेंट्स को ही हम लोग बचा पाते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी इस तरह से प्रिपेयर होती है कि जब डिलीवरी हो, तो डिलीवरी के बाद जब अवलनाल अलग होती है तो बॉडी में बहुत मैजेस्टिक मैकेनिज्म होता है जिससे कि डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग गर्भाशय में से रोकी जाती है। जो कुदरत है उसने बहुत ही मैजेस्टिक मैकेनिज्म बनाया है जिससे कि डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग रुकती है। उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कहते हैं, मतलब जल्दी से खून जम जाने की स्थिति कहते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये लेडीज़ में 1.5 महीने तक परसिस्ट करती है, और कई बार क्या होता है कि अगर मरीज़ ठीक से पानी वानी नहीं पी रहा या चल फिर नहीं रहा, तो पैरों के अंदर, नसों के अंदर खून जम जाता है, और वो जब नसों में खून जम जाता है तो उसका एक टुकड़ा निकल के हार्ट में चला जाता है, और उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, और उसमें भी पेशेंट की सडन डेथ होती है। ये भी एक रेयर प्रॉब्लम है, पर लेकिन आजकल इस तरह की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है क्योंकि IVF कंसेप्शंस बढ़ गए हैं, ट्विन प्रेगनेंसी बढ़ गई है, और सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। तो मेरी ये सलाह है आप सबको कि डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद आपको लिक्विड इंटेक अच्छा रखना है, और आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको चलते फिरते रहना है। और इन दोनों कॉम्प्लिकेशंस, ये तो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गए जो मैंने आपको बताए, ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरी लाइफ में अभी तक मैंने एक पेशेंट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का देखा है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जनरली गुड थिंग इज़ कि आजकल पेशेंट ज़रा से भी कंप्लेन करता है तो हम उसकी पैरों की नसें चेक करवा लेते हैं, और पैरों की नसें में अगर खून उसका जमा हुआ मिलता है तो हम उसको बिफोर एनीथिंग गोज़ रॉन्ग हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।